नमस्कार। कार्तिकेय बत्रा नाम है मेरा और दी ललन टॉप चैनल पर एक बार फिर आपके समक्ष मैं कोविड संबंधित जानकारी लेकर हाजिर हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का फॉर्मेट थोड़ा अलग है। एक बार फिर हम एक प्रमुख हस्ती का इंटरव्यू लेकर आपके समक्ष आए हैं और आज हम बात करेंगे डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी से, जो भारत में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन हैं और साथ ही साथ एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी के हेड रह चुके हैं। डॉक्टर रेड्डी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। डॉक्टर रेड्डी, आपसे मैं बात करूंगा पहले कोविड संबंधित आंकड़ों को लेकर, फिर हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। तो आज 3 जून की सुबह जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो सबसे फ्रेश आंकड़े आए हैं भारत में, उसके अनुसार कोविड की कुल केसेस की संख्या 2,85,00,000 के आसपास है और साथ ही साथ जो मृतकों की संख्या है कोविड के, वो अब 3,40,000 के करीब पहुंच गई है। ये रिकॉर्डेड संख्या है। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि इन सरकारी आंकड़ों को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स, बहुत से एपिडेमियोलॉजिस्ट का कहना है बहुत ज्यादा अंडर रिपोर्टिंग है और ये भी हम बात मानते हैं कि विश्व में कहीं भी पूरी रिपोर्टिंग नहीं हुई है, लेकिन भारत में खासकर अंडर रिपोर्टिंग की संख्या ज्यादा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप इन आंकड़ों को कैसे देखते हैं? आपके हिसाब से अंडर रिपोर्टिंग है और अगर है तो क्यों है और कितनी है? अंडर रिपोर्टिंग होती है, इसके बारे में कोई शक नहीं। किस हद तक हुई है उसका पूरी तरह हमें अभी पकड़ नहीं है उसके बारे में, क्योंकि देखिए अंडर रिपोर्टिंग के कई सारे कारण होते हैं। अगर केसेस के बारे में लें, एक तो तकनीकी कारण है, क्योंकि आप कौन सा भी डायग्नोस्टिक टेस्ट लें, आरटीपीसीआर भी लें जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, तो उसमें भी 60 और 70% तक ही वायरस पकड़ में आता है। क्योंकि अगर बीमारी के बहुत ही शुरुआत में या बहुत ही देर में अगर ये टेस्ट हम करें, तो फिर जो वायरस जल्दी बढ़ रहा है, हम जो रेप्लिकेटिंग वायरस कहते हैं, वो पकड़ में नहीं आता। दूसरी बात है, तकनीकी कारण और भी है, क्योंकि अगर वो थ्रोट स्वाब या नेजल स्वाब नाक से या गले से ठीक तरीके से नहीं लिया गया, तो हल्का स्वाबिंग किया गया या उसको ठीक तरीके से लेबोरेटरी को पहुंचाया नहीं गया, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, या लेबोरेटरी में टेस्टिंग के पहले उसका स्टोरेज ठीक से नहीं हुआ, तो कई सारे कारण ऐसे हैं जो टेस्ट करते हुए भी हम वायरस को पहचानने में विफल हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब इन कारणों के अलावा कई सारे लोग शायद टेस्टिंग के लिए जाते भी नहीं हैं। जिनको बहुत हल्की सी बीमारी है वो शायद नहीं जाएंगे। कुछ लोग डरते हैं कि उनको अस्पताल जबरदस्ती ले जाया गया ले जाएंगे, तो फिर वो भी डरते हैं और टेस्ट नहीं करवाते। और हमें ये भी पता है कि कई सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं, उनको कोई रोग का लक्षण भी नहीं होते, तो वो लोग तो टेस्टिंग के लिए जाते ही नहीं है, उनको पहचानना भी मुश्किल है। तो इस प्रकार के तकनीकी कारण है जी। और मृतकों की संख्या जो है उसके बारे में भी, अगर अस्पताल में भी अगर दूसरे बीमारी भी है उनके साथ, उन्हें जुड़ा हुआ है उनके शरीर में, तो कई बार डेथ सर्टिफिकेट में वो कारण बताया जाता है, जैसा डायबिटीज या हार्ट अटैक वगैरह, हार्ट की बीमारी, और कोविड का प्रस्ताव नहीं होता। और जो हॉस्पिटल के बाहर मौत होते हैं उसमें इस प्रकार का जो अंडर काउंटिंग, मतलब कम गिनती का वाला समस्या जो है और भी ज्यादा हो जाता है जी। तो ये सारे कारण तो तकनीकी कारण है, मगर इसके अलावा जी। क्या जानबूझ के अंडर काउंटिंग हो रहा है, टेस्टिंग कम कर रहे हैं ताकि संख्या ज्यादा नजर नहीं आए, या छुपाया जा रहा है, तो इसके बारे में अनुमान लगाना मुश्किल है इस वक्त। हो सकता है इस प्रकार के कारण भी है, मगर ये 5 गुना कम दिखा रहे हैं या 10 गुना कम दिखा रहे हैं, ये मॉडलिंग वाले बताते हैं, मगर उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि कई सारे मॉडल्स गलत आज निकले हुए हैं अब तक। मैं यही कहूंगा कि
अंडर काउंटिंग तो जरूर है, मगर समस्या इतना गंभीर है कि अगर अंडर काउंटिंग भी हो तो उसको हमें जरूर समाधान देना चाहिए जी और जरूर कदम उठाना चाहिए उसको काबू में लाने के लिए। डॉक्टर रेड्डी, आपने बहुत सहज तरीके से बताया कि कुछ कारण तकनीकी ऐसे हैं जो केवल भारत में ही नहीं, सबसे विकसित देशों में भी शायद हमको देखने को मिलते। टेस्टिंग का जैसे आपने उदाहरण दिया, एसिम्प्टोमेटिक है, लोग डर के टेस्टिंग नहीं कराते। लेकिन आप साथ में यह भी बात को दरकिनार नहीं कर रहे हैं कि प्रशासनिक कारण की वजह से अगर कहीं लिपापोती हो रही है या आपको लग रहा है कि टेस्टिंग कम हो रही है, या कई जगहों पे यह बोला जा रहा है कि टेस्टिंग तो हो रही है लेकिन उन इलाकों में हो रही है जहां पॉजिटिविटी रेट अब कम आ चुका है क्योंकि वहां पर वेव आके जा चुकी है। तो बहुत सारे कारण, तो आप कह रहे हैं इन दोनों कारणों का एक मिश्रण है, लेकिन एक आंकड़ा दे पाना मुश्किल है क्योंकि जहां तक आप, जैसे आपने बताया, एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल्स के हिसाब से अंडर रिपोर्टिंग केसेस की 10 से 20 गुना हो सकती है। मतलब जो असल केस है वो रिपोर्टेड से 10 से 20 गुना कहे जा रहे हैं, ऐसा कुछ मॉडल्स कह रहे हैं। मृतकों की संख्या में आपने कहा कि फिर वही तकनीकी कारण है, लेकिन इसमें प्रशासनिक कमियां भी हैं कि अगर हम कोविड के बाद कोई डायबिटीज से अगर किसी की मृत्यु हो रही है या हार्ट अटैक से हो रही है तो हम उसमें कोविड नहीं लिख रहे हैं। तो ये एक प्रशासनिक कारण माना जाएगा या तकनीकी कारण माना जाएगा? देखिए, मैं तो प्रशासनिक कारण ही मानूंगा, मगर ये मैं निर्धारित रूप से मैं कह नहीं सकता क्या इस प्रकार का ऑर्डर निकला है जी या नहीं। क्या डॉक्टर लोग खुद सोचते हैं कि डायबिटीज या हार्ट अटैक या और कुछ बीमारी लिखना उचित है और कोविड का जिक्र करना उचित नहीं है? तो ये गलतियां कई स्तर पे हो सकते हैं। जी जी मैं केवल उंगली नहीं उठाऊंगा प्रशासन पे, ठीक। मगर ये उनका कर्तव्य तो है कि इस प्रकार के गलतियों को रोकने के लिए ठीक तरीके से अपना निर्देश दें। बिल्कुल ठीक। तो अब इस मुद्दे पर मेरा दूसरा सवाल और आखिरी सवाल इस मुद्दे पर कि अंडर रिपोर्टिंग पहली वेव में भी हुई होगी और अंडर रिपोर्टिंग दूसरी वेव में भी हुई है। कई लोग ये भी मान रहे हैं क्योंकि दूसरी वेव अब ग्रामीण इलाकों में जा पहुंची है जहां पे अंडर रिपोर्टिंग की मात्रा और ज्यादा होगी शहरी इलाकों के बनिस्बत। तो क्या आपका भी यही मानना है कि दूसरी वेव की जो अंडर रिपोर्टिंग है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो पहली वेव की अंडर रिपोर्टिंग से ज्यादा या कम है? अगर ऐसा है तो क्यों? ये बिल्कुल सही बात है कि दूसरे वेव इतनी अचानक आ गया और इस हद तक बढ़ गया बहुत जल्दी से कि अंडर रिपोर्टिंग की संभावना और भी बढ़ती है। और हो सकता है कि जो आप बता रहे हैं कि आंकड़ों को छुपाने वाला भी जो समस्या है, इस प्रकार हो सकता है इस बार बढ़ चुका है। कई सारे राज्यों में कुछ हिचक होगी, उनको ये लगता होगा कि हमें ऐसा नहीं नजर नहीं आना चाहिए कि हम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और इस बीमारी, इस एपिडेमिक को काबू में नहीं ला रहे हैं। वो असफलता का वो दिखाना नहीं चाहते हैं कि वो तस्वीर नहीं दिखाना चाहते। जी जी तो जी। हो सकता है ये सेकंड वेव में ये समस्या और भी बढ़ चुका हो, मैं कह नहीं सकता। मगर किस स्तर तक बढ़ चुका है, ये जो मॉडलिंग करना बड़ा आसान है, क्योंकि मॉडलिंग दो चीजों के ऊपर आधारित होती है, एक तो डेटा और दूसरा अजम्पशंस। करेक्ट। जब डेटा खुद खोखला है तो मुश्किल है, और अजम्पशंस तो मैंने किसी प्रकार का अजम्पशंस और कोई भी ले सकता है, तो उसके ऊपर जिस प्रकार का अजम्पशंस लेंगे उस प्रकार से मॉडल बनेगा। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि हाँ, आंकड़े तो कम संख्या दिखा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। किस हद तक कम दिखा रहे हैं उसका कहना मुश्किल है। जी डॉक्टर रेड्डी, हालांकि इस बात में मैं एक बात जोड़ दूं कि यदि हम केवल जनवरी का ही आईसीएमआर का सीरो सर्वे देख लें तो हमें कुछ एक आइडिया मिल जाता है कितनी अंडर रिपोर्टिंग हो रही, क्योंकि उस सीरो सर्वे के अनुसार तकरीबन 20% जो एडल्ट पॉपुलेशन है भारत की, उसको कोविड जनवरी तक उसमें एंटीबॉडीज थे। और अगर हम उस सर्वे को कॉन्क्रीट माने, उसको हम सर्वे को सही माने, तो ये बताता है कहीं ना कहीं कि जो अंडर रिपोर्टिंग की चर्चा की जा रही है 10 से 20 गुना, ये कहीं ना कहीं कंप्लीटली ऑफ द मार्क तो नहीं है, चाहे आप कोई भी अजम्पशन लगा। देखिए, ये जो सर्वे होते हैं वो एंटीबॉडी सर्वे होते हैं, जी। और
80% तक, 70 से लेकर 80% तक लोग एसिम्टोमेटिक पाए गए हैं। मतलब उनको रोग का लक्षण ही नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और ये केवल भारत में नहीं जी। कैलिफोर्निया में भी जो पहले सीरो सर्वे हुए थे, वहां पे उन्होंने कहा कि 50 गुना अंडर एस्टिमेशन हुआ था वहां पे। आप मान के चलिए 30 गुना भी अंडर एस्टिमेशन हुआ होगा। उसी प्रकार का लंदन में भी निकला था। जी। तो एसिम्प्टोमेटिक लोगों को खुद को पता नहीं है बीमारी, तो उनका टेस्टिंग कैसा करें? बिल्कुल तो बिल्कुल। उससे हम ये लकीर नहीं खींच सकते। मगर जरूर ये है कि विस्तृत रूप से ये वायरस फैल चुका है। कई सारे लोगों को सिम्टम्स नहीं हुए हैं, मगर जिनको हल्का भी सिम्टम्स हुए हैं उनको हमें टेस्ट करना चाहिए था, और वो टेस्ट का नतीजा ठीक से बताना चाहिए था, ताकि कुछ तो हमें आंकड़े सही मिले। जी, तो बहुत बारीक बात आपने कही कि एसिम्प्टोमेटिक लोग जो टेस्टिंग के घेरे में नहीं आए, वो इतना बड़ा प्रॉब्लम का कारण शायद नहीं है, लेकिन जो सिम्टम दिखा रहे थे उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए थी। और सीरो सर्वे में काफी हद तक वो लोगों की संख्या भी जुड़ी थी जो एसिम्प्टोमेटिक थे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा पहले वेव की अंडर रिपोर्टिंग शायद इतनी नहीं थी जितना दूसरे वेव में अब हो रही है। ठीक है डॉक्टर रेड्डी, अब जो दूसरा भाग है इंटरव्यू का उसमें मैं वैक्सीनेशन के बारे में बात करूंगा, टीकाकरण के बारे में। तो अभी पिछले कुछ समय में भारत सरकार ने जो ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन का जो अंतराल है 2 डोज का, इसमें जो गैप है उसको बदला है और 1-2 बार बदला है। और अब जो करंट गैप बता रहे हैं वो 12 से 16 हफ्ते बता रहे हैं। तो ये जो पॉलिसी डिसीजन आया है, और साथ में हमें इंग्लैंड से एक स्टडी आई है जहां पर उन्होंने एस्ट्राजेनेका जो कोविशील्ड है उसकी जो कुशलता है, भारत से जो वेरिएंट निकले जिसको अब डेल्टा वेरिएंट बुला रहे हैं, और जो यूके से वेरिएंट निकला है उसके खिलाफ उन्होंने एक रिपोर्ट भी जारी की है। तो इन दोनों चीजों को संदर्भ में रखते हुए आप इस पॉलिसी डिसीजन को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो पहले जांच हुए थे ब्रिटेन में भी और यहाँ पे भी, जो कुछ भी हमें नतीजे निकले कि ये एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन एक डोज देने पर भी कई हद तक इम्यूनिटी पहुंचाते हैं, वो पुराने वायरस जब ज्यादा प्रसारित हो रहा था तब की बात है जी। अब जो ये वेरिएंट्स जो निकले हैं, एक तो वो अल्फा वेरिएंट जो पहले ब्रिटेन में पता चला था उसके बारे में, अब डेल्टा वेरिएंट जिसके बारे में पहला महाराष्ट्र में पता चला था, इनके प्रवेश के बाद में और ये जब विस्तृत रूप से फैलने लगे तब की बात अलग है। अब की बात अलग है, क्योंकि ये जो वैक्सीन इनके सामने उतना प्रभावित नहीं है। हाँ, ये भी पता चला, वो इंग्लैंड में जो स्टडी हुआ है पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड का, एक डोज का भी असर वो जो अल्फा वेरिएंट है उसके खिलाफ तकरीबन 50% तक है। पूरी तरह कुशलता नहीं है, पर तकरीबन 50% तक है। मगर ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसके खिलाफ केवल 33% तक है। करेक्ट। अगर हम जो मानते हैं कि कोई एस्टिमेट होता है, उसके दोनों ओर हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल लेते हैं जी। कि कितना कम हो सकता है, कितना ज्यादा हो सकता है, एक आंकड़े के आधार पर, एक संख्या के आधार पर। तो वो भी हम ले लें तो ऊपर वाला मतलब सबसे आशाजनक और चित्र जो है जी वो 44% है, जबकि हम मांग के चलते हैं कि कम से कम 50% होनी चाहिए जी एक प्रभावित वैक्सीन को साबित करने के लिए। तो एक तरीके से डेल्टा वेरिएंट के सामने एक डोज ये कोविशील्ड का वैक्सीन जिस हद तक हमें सबूत है अभी तक, वो सफल नहीं हो सकता। तो इसीलिए 2 डोज देना आवश्यक है, और बेहतर है कि 8 या 12 हफ्ते के बीच में ही दूसरा डोज दे दें, ताकि जिनको एक डोज मिला है, और आजकल ये डेल्टा वेरिएंट भारत में काफी प्रसारित है, तो उनको हमें इस प्रकार का बीमारी के जो डेंजर है
जो खतरा है उससे हम बचा के रख सकते हैं। तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि एस्ट्राजेनेका का जो कोविशील्ड है, और अभी हम कोवैक्सीन की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ कोविशील्ड की अगर हम बात करें तो एक शॉट केवल आपको 33% इम्यूनिटी देता है। ये एक एस्टिमेट है, लेकिन हर एस्टिमेट में इस विज्ञान में एक रेंज होती है, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी। तो अगर ये 33% बीच का आंकड़ा है, तो अगर हम ऊपर की तरफ भी चले जाएं, सबसे सकारात्मक स्थिति भी अगर हम देख लें, तो ये 47% ही है। और डब्ल्यूएचओ के अनुसार एक सक्सेसफुल वैक्सीन को कम से कम 50% देना चाहिए। तो एक शॉट के एस्ट्राजेनेका के बाद मैक्सिमम आपको 47% इम्यूनिटी मिल सकती है। ये जो डेल्टा वेरिएंट जिसको भारत जो भारत से निकला है और जो भारत में इस समय काफी फैला हुआ है, उसके संदर्भ में अगर हम बात करें। और दूसरी बात आपने कही कि दोनों शॉट्स के बीच में जो ये 12 से 16 हफ्ते का अंतराल है, इसको कम करके 8 से 12 आपके अनुसार कर देना चाहिए। तो दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो दूसरा आंकड़ा भी है, 2 शॉट, क्योंकि मेरा अगला सवाल इससे जुड़ा हुआ है, जो 2 शॉट वाला आंकड़ा है वो भारत के जो डेल्टा वेरिएंट है जो भारत में फैला हुआ है उसके संदर्भ में उसकी जो कुशलता है वो 60% है। लेकिन जितनी मेरी समझ है, इसका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, जो इसकी अनसर्टेनिटी है, वो एक शॉट वाले आंकड़े से ज्यादा है। मैं सही कह रहा हूं डॉक्टर रेड्डी? जी जी, उसके कारण है, मैं कारण बताऊंगा। हाँ हाँ, और एक कारण मुझे भी पता है, मेरा जो लिमिटेड ज्ञान है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से बताएं। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल मेरा, और आप शायद समझ पा रहे होंगे मैं कहां बढ़ रहा हूं इसके साथ, कि अगर ये जो सेकंड वाले का इंटरवल इतना ब्रॉड है, तो जो सरकार अब जो एक वैक्सीन की पॉलिसी के बारे में सोच रही है, तो उस सोच में कितनी समझदारी है? तो अगर आप इन दोनों सवालों को जोड़कर जवाब दे पाए, क्योंकि मेरे को मालूम है कि ये दोनों सवाल कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं आपस में। बिल्कुल, मगर कल ही सरकार ने ये बता दिया कि ये एक ही वैक्सीन को सीमित करने का जो संभावना है वो कम है। उसके बारे में अभी सोच में है, अभी अमल नहीं करेंगे, तो देखना पड़ेगा कि करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं होगा अगर एक ही वैक्सीन के एक ही डोज का वैक्सीन दे और उसके तक सीमित रखें। मगर ये आपने जो सवाल पूछा कि दूसरा डोज का ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, जो विश्वास के सीमा इधर से उधर तक, जो एक नकारात्मक उसका अंत है और एक सकारात्मक अंत है। जी 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 जी, वो क्यों है इतना? तो तब इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि ये सैंपल साइज के ऊपर आधारित है। जब बहुत कम लोगों पे ये स्टडी अध्ययन किया जाता है, तो तब ये कॉन्फिडेंस इंटरवल बहुत लंबा हो जाता है। और हमें इसका कारण भी पता है, क्योंकि ये जो डेल्टा वेरिएंट है, ब्रिटेन में काफी देर से प्रवेश हुआ जी। अल्फा वेरिएंट पहले से आया था, ब्रिटेन में ही उसकी पहचान हुई। और दूसरी बात जो है, अगर फाइजर वैक्सीन और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन देखें, तो फाइजर वैक्सीन को पहला अनुमति दी गई थी ब्रिटेन में, और एस्ट्राजेनेका को कई कारणों की वजह से देर से दिसंबर 30 तारीख को दी गई थी उसका अनुमति। तो उसका प्रवेश भी ब्रिटेन में देर से हुआ। तो जिन लोगों को 2 डोज मिल चुके हैं उनका संख्या कम है, इसीलिए ये कॉन्फिडेंस इंटरवल बहुत वाइड है, बहुत उसका विस्तार बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हमें उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। बस मैं यही कहूंगा, इसका एक बिल्कुल महत्वपूर्ण संदेश ये है कि भारत, जहां पे कई सारे लोगों को अब वैक्सीन दे चुके हैं, और ये डेल्टा वेरिएंट पहले भारत में निकला था, तो काफी अनुभव होगा। और हमने कोविशील्ड वैक्सीन को भी कई सारे लोगों को दिए हैं, तो काफी सारा अनुभव होगा जो ब्रिटेन के आंकड़े जो हैं उससे बढ़ के होंगे अभी तक। तो उसका अध्ययन करना चाहिए और उससे जो हमें सीख मिलता है उसका पहचान होनी चाहिए, बस कि केवल ब्रिटेन के आधार पर हम चलें जी। तो मगर जिस हद तक हमें अभी तक सबूत और समाचार मिले हैं, उस हद तक ये कहना
बिल्कुल ठीक होगा कि एक डोज वैक्सीन से काम नहीं चलेगा, दूसरा डोज भी लगाना उचित होगा और बेहतर है कि वो 8 और 12 हफ्ते के अंदर ही लगा दें ताकि किसी को हम खतरे में न डालें। जी, डॉक्टर रेड्डी, इसको समराइज कर दूं मैं आपकी आप और आपकी आपका वैलिडेशन ले लूं तो आप कह रहे हैं पहली बात कि एक डोज से काम नहीं चलेगा, 2 डोज अनिवार्य हैं और उनके बीच में जो अंतराल है वो 8 से 12 हफ्ते का होना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। 12 से 16 जो अभी सरकार बता रही है वो ज्यादा अंतराल है। दूसरी बात, मैं एक बार फिर से दर्शकों को समझा दूं, कॉन्फिडेंस इंटरवल एक रेंज होती है। जब भी हम कोई वैज्ञानिक स्टडी करते हैं और देखते हैं किसी दवाई का किसी बीमारी पर क्या असर है, तो हम एग्जैक्ट नहीं बता पाते। जैसे कि आप चुनाव के एग्जिट पोल में देखते हैं, कई एग्जिट पोल में एक आंकड़ा नहीं मिलता, आपको बोला जाता है कि फला फला पार्टी को 80 से 150 सीट आ सकती है। तो जितना ज्यादा कुशल एग्जिट पोल होगा उतना कम वो रेंज होगा, और जितना कम कुशल होगा उतना ज्यादा बड़ा रेंज होगा। और उस कुशलता का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि कितने बड़ा सैंपल पे आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो एग्जिट पोल में जितने ज्यादा लोगों से आप बात करेंगे उतने आपके एग्जिट पोल की कुशलता बढ़ेगी। ऐसे ही जो डॉक्टर रेड्डी कह रहे हैं कि जो दूसरे डोज का जो रिसर्च हुआ यूके में, उसमें जो लोगों की संख्या थी वो बहुत कम थी, इसलिए कुछ अनुमान लगा पाना इस समय, ठोस अनुमान, वो थोड़ा मुश्किल है। पहले डोज के लिए अनुमान लगा पाना इस समय आसान है। डॉक्टर रेड्डी ने उसके कारण भी बताए कि जो ये डेल्टा वेरिएंट है जो भारत में इस समय फैला हुआ है, ये यूके में देरी से पहुंचा, तो उनके पास ये रिसर्च करने का समय भी कम था। और दूसरी बात कि ये जो कोविशील्ड एस्ट्राजेनिका की जो वैक्सीन है, ये भी यूके में देरी से लाई गई, पहले फाइजर वैक्सीन चल रही थी। डॉक्टर रेड्डी, मैंने समराइज आपको ठीक किया है इसमें? बिल्कुल ठीक किया है आपने। ठीक। मैं दूसरी बात और एक मैं कहना चाहता हूँ दर्शकों के लिए कि वैक्सीन लगाना इसलिए जरूरी है कि उससे हमें काफी रक्षा मिलती है खतरनाक बीमारी से और मौत से। और इसका सबूत अभी ब्रिटेन में ही निकला है, जहां पे कल टेस्ट मैच शुरू हो गया है ऑडियंस के साथ। और सबसे पहली बार 2 दिन पहले पिछले साल के मार्च से लेके अब तक पहली बार ऐसा दिन निकला जब कोविड से कोई मौत नहीं हुआ। बिल्कुल। और एक उदाहरण दूंगा मैं ब्राजील का। वहां पे जनवरी में यह बताया गया कि मौनास में, जो ब्राजील में एक प्रदेश है, वहां पे 76% तक एंटीबॉडीज ये सीरो सर्वे में पाने के बावजूद वहां पे बीमारी बहुत फैल रही थी, बहुत सारे मृत्यु हो रहे थे, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो पा रहे थे। और उसके मुकाबले में अभी आप देखेंगे, अभी 2 दिन पहले ही वार्ता निकली कि सराना में, वो भी ब्राजील में है जी, वहां पे जहां पे 60% लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है, वहां पे मृत्यु का संख्या फरवरी से लेके अप्रैल तक 95% कम हो गया था जी। और इन्फेक्शंस का जो संख्या है 86% कम हो गया था, 86% कम हो गया था और मृत्यु का संख्या 95% कम हो गया था। तो ये वैक्सीन का महत्व है। केवल हम हर्ड इम्यूनिटी, हाँ बीमारी हो जाएगी तो हर्ड इम्यूनिटी मिल जाएगी, इस प्रकार के भ्रम में नहीं रहना चाहिए, वैक्सीन लगवाना चाहिए। और इसीलिए मैं भी कह रहा हूँ कि वैक्सीन के 2 डोसेस के अंदर अंतर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर रेड्डी, मेरा एक जुड़ा हुआ सवाल था कि अगर आप इस पर थोड़ी रोशनी डाल पाए कि यदि किसी को इन्फेक्शन हो गया और उनको एक डोज लग गई है वैक्सीन की, तो क्या ये 2 डोज जैसा माना जा सकता है या ये एक अलग ही इसमें पेच है? देखिए, पहला डोज में कितना वायरस का लोड मिल चुका है वो कहना मुश्किल है। कई लोगों में बहुत हल्का वायरस का लोड हो जाता है, इसीलिए शायद एसिम्प्टोमेटिक भी रह सकते हैं या बहुत ही मामूली सा हो सकता है। और हो सकता है कि अपने शरीर के अनुसार मतलब हो सकता है कि इम्यूनिटी बहुत पैदा करने की शक्ति भी ना हो, तो वो क्षमता कम होने के वजह से खास करके जो बड़े उम्र के लोग हैं उनमें बीमारी होने के बावजूद इम्यूनिटी बहुत ज्यादा मात्रा में बनती नहीं है और या ज्यादा
देर तक रहती नहीं है, वो वायरल लोड के ऊपर भी आधारित है जी। वैक्सीन में एक स्टैंडर्डाइज वायरल डोज होता है, एंटीजेनिक डोज होता है, जी। वायरल नहीं एंटीजेनिक डोज होता है, और उससे काफी लंबे अरसे तक अच्छा इम्यूनिटी बनने का हमें ये सबूत भी है। तो हालांकि अब कहा गया है कि एक बार इन्फेक्शन होने के बाद दूसरे एक डोज वैक्सीन लगने के बाद कई अरसे तक हो सकता है, कई महीनों तक ये रहेगा, फिर भी 2 डोज वैक्सीन लगाना बेहतर होगा। हो सकता है कि उसका अंतर थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा 3 महीने का, मगर बेहतर है कि दूसरा डोज तभी भी लगवा लें, क्योंकि उससे एक स्टैंडर्डाइज डोज मिलता है और जरूर बूस्टर इफेक्ट मिलता है। तो पहली बार इन्फेक्शन के बाद अगर एक वैक्सीन लगवाएं तो उसमें आप उसको 2 वैक्सीन इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि आपको यह नहीं पता कि पहली बार आपको जब इन्फेक्शन हुआ था तो आपको कितना वायरस अंदर गया था, और वैक्सीन जब आप लगवाते हैं तो आपको पता होता है कि एक जो नियमित मात्रा में आपको वायरस दिया जाता है और उसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। तो यदि आपको एक बार संक्रमण हो भी गया है तब भी डॉक्टर रेड्डी की यह राय है कि आप दोनों वैक्सीन लगवाएं और समय पर लगवाएं। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच का 2 वैक्सीन के बीच का अंतराल बढ़ा दें, लेकिन फिर भी दोनों वैक्सीन जरूर लगवाएं। डॉक्टर रेड्डी, मैं ठीक बोल रहा हूं? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक। तो डॉक्टर रेड्डी, अगला सवाल मेरा है, जो अभी पिछले कुछ दिनों में गतिविधियां हुई हैं भारत सरकार को लेकर, और जो ये नए वैक्सीन जो अब बाहर से आने की बात हो रही है, फाइजर, मॉडर्ना, और इनको लेकर जो एक ब्रिजिंग ट्रायल की बात होती थी पहले, तो ब्रिजिंग ट्रायल क्या होता है कि यदि ये मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि यदि कोई वैक्सीन किसी और देश में बनता है तो उसको जब दूसरे देश में लाया जाता है तो कई देशों में ब्रिजिंग ट्रायल होता है, यानी कि उस वैक्सीन को लेकर एक्सपेरिमेंट उस देश के लोगों के साथ किया जाता है ताकि उसकी कुशलता उस देश के संदर्भ में परखी जा सके। तो भारत में काफी समय तक बाहर की वैक्सीन को परमिशन इसलिए नहीं मिल पा रही थी, ब्रिजिंग स्टडी को लेकर थोड़ा सा विवाद था, लेकिन अब भारत सरकार ने वो कंडीशन को ड्रॉप कर दिया है। तो डॉक्टर रेड्डी, मेरा आपसे साफ सवाल है कि क्या यह कदम भारत सरकार को पहले ले लेना चाहिए था? क्या देरी हो गई इस कदम को लेने में अब? और मैंने हालांकि कुछ मेरा मेरा ये मानना है कि ये एक वेलकम स्टेप है, ये जो हुआ है इससे वैक्सीन जल्दी से अब आएगा भारत में, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या इसमें देरी हो गई है? क्या ये पहले ले लेना चाहिए था कदम? मैं जनवरी या फरवरी के महीने में ये कह चुका हूं, वो इकोनॉमिक टाइम्स में छपा भी था उस समय, कि जिन वैक्सीन को बाहर एक क्रेडिबल रेगुलेटर, जिस रेगुलेटर को हम मानते हैं कि वो अच्छी तरह काम करते हैं, तो अगर उनसे अनुमति मिल चुकी है उस वैक्सीन को, तो फिर उसको इन हालात में दोबारा ब्रिजिंग ट्रायल करने के लिए हमें जोर नहीं करना, लगाना नहीं चाहिए, उस प्रकार का हम नियम नहीं लगाना चाहिए, तो उसको हम अनुमति दे सकते हैं। तो उस समय इसके बारे में सरकार ने शायद अलग सोचा और कहा ये नहीं हो सकता, जैसा हमारे देश में दवाइयां भी आती हैं, वो दवाइयों का भी इस प्रकार का ट्रायल होता है, तो वैक्सीन के लिए भी इस प्रकार का ट्रायल होना चाहिए वगैरह वगैरह। हालांकि दुनिया में जिस तेजी से ये पैंडेमिक बढ़ रही थी, तो उसमें इस प्रकार का देरी का कोई मतलब नहीं था, मगर अब हालात बदल गए हैं। अब वैक्सीन के लिए काफी जल्दी महसूस कर रहे हैं और उसके लिए प्रेशर बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है कि जल्द से जल्दी वैक्सीनेशन की गति बढ़ा दें। तो मेरे ख्याल से सरकार ने भी अपनी नीति बदल ली। पर आपके अनुसार आप जनवरी में ही ये कह रहे थे कि ये पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि दिसंबर महीने में ही अमेरिका और यूरोप में कई जगहों पर वैक्सीन लगने शुरू हो गए थे। ठीक है। तो डॉक्टर रेड्डी, आखिरी कुछ सवाल मेरे रह गए हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले यह कहा कि अब हमारा टारगेट, और हम ये पूरा करेंगे कि भारत में पूरा टीकाकरण, और इसका मतलब केवल एक टीका नहीं, दोनों टीके पूरी जनसंख्या को हम इस साल के अंत तक लगा देंगे। मैंने जब इसका छोटा थोड़ा मोड़ा गणित किया, बहुत अनसोफिस्टिकेटेड गणित मैंने किया, तो अगर आज हम अब देखें तो संख्या जितनी वैक्सीन लगी है तकरीबन 22-23 करोड़ के आसपास है, और हमें पहुंचना है, अगर हम 125 करोड़ की आबादी लेकर चले, बच्चों को भी उसमें अगर हम गिन लें, तो हमें 250 करोड़ वैक्सीन लगाने हैं, और दिन हमारे पास आज से लेकर इस साल के अंत तक रह गए हैं तकरीबन 210।
या 215 के आसपास। तो अगर आज से भी हम शुरू करें तो हमें तकरीबन रोज के 1 करोड़ से ऊपर वैक्सीन देने हैं। और जो हमारी औसत चल रही है पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है, ये एक सकारात्मक बात है कि पिछले कुछ दिनों में 30 लाख के करीब हो रहा है, लेकिन बीच में बहुत गिर गया था। लेकिन ये जो औसत है ये 30-40 लाख से कभी ऊपर गई नहीं है आज तक। तो 1 करोड़ का जो ये लक्ष्य है, इसको लेकर आपका क्या मानना है? क्या हम इस साल के अंत तक सबको वैक्सीन लगवा पाएंगे? क्योंकि इसका एक और जो कारण है जिसकी वजह से मुझे चिंता होती है कि वैक्सीन की उपलब्धता, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी ऑर्डर बुक ब्लॉक्ड है और अवेलेबिलिटी उनकी तरफ से भी कम है। तो इन सब कारणों को जब आप मिलाते हैं तो आपके अनुसार क्या ये लक्ष्य हम पा सकते हैं? देखिए, इसका कहना मुश्किल है। वैक्सीन के विषय में गणित में गलतियां अब तक तो हुई हैं कई सारे, आगे भी होंगे या नहीं मैं कह नहीं सकता। सरकार कह रही है कि कई सारे वैक्सीन अभी जो टेस्टिंग में है, ट्रायल्स में है, वो जुलाई तक शायद सफल हो जाएंगे और उनका प्रोडक्शन भी चल रहा है कुछ हद तक, ये सोच के कि शायद पूरे सफल ट्रायल्स के बाद में उनको रेगुलेटरी अप्रूवल भी मिल जाएगा, अनुमति मिल जाएगा। तो उनका कहना है कि जुलाई या अगस्त के महीने तक कई सारे नए वैक्सीन भारत से ही हमें मिलेंगे और बाहर से जो हम इंपोर्ट करेंगे शायद वो भी कुछ आ जाएंगे। तो उन्होंने इस प्रकार के जो गणित उन्होंने बताया है उसके अनुसार हर दिन 1 करोड़ वो दे सकते हैं वैक्सीन, मतलब 10 लाख वैक्सीन लगवा सकते हैं। हालांकि अभी कुछ कम चल रहा है। तो 1 करोड़ वैक्सीन प्रतिदिन आप बोल रहे हैं? हाँ जी जी। तो उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि दिसंबर तक, जो शायद तब तक ये ट्रायल्स भी खत्म हो जाएंगे कि 12 से 15 साल तक बच्चों को भी हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो ट्रायल्स भी अभी चल रहे हैं। तो ये मान के चलें कि 12 साल तक हम देंगे, 12 साल के ऊपर जो कोई भी उम्र है, उम्र वाले हैं उनको देंगे। तो वो कह रहे हैं कि हम दिसंबर के अंत तक हम ये पूरा कोटा पूरा कर देंगे, हर दिन देंगे और पूरा कोटा पूरा कर देंगे। हर दिन 1 करोड़ वैक्सीन देकर हम ये कोटा पूरा कर देंगे, ये बोला जा रहा है। 1 ये करोड़ बोला से जा रहा ऊपर कहीं? जी। है वो देखना है कि किस हद तक साबित होगा। अब भारत के क्रिकेट मैच में भी पहला टेस्ट हार के दूसरा टेस्ट जीतना एक अनुभव है हमारा, तो हो सकता है कि इस प्रकार का हम खेल बदल दें, कह नहीं सकता मैं। तो मगर सरकार का ये कहना है और काफी विश्वास से कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त तक हालात बदल जाएगा और तब तक वैक्सीन के में उपलब्धि में कोई मुश्किल नहीं होगा और तब तक पूरा सरकारी मशीनरी वैक्सीन देने के लिए पूरा तैयार रहेगा बहुत बड़ी मात्रा में। तो वो देखने वाली बात है। हमें परिस्थिति का अंदाजा जुलाई के महीने में पता चलेगा किस हद तक ये ठीक निकलेगा या नहीं। और हम सबकी यही आशा है कि जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया में हमारी टीम एक बार 36 पर ऑल आउट होकर फिर बाद में 2 मैच जीत गई थी और सीरीज जीत कर आई थी, हम तो यही चाहेंगे कि ये सरकार आगे सारे मैच कोविड के खिलाफ जीते, क्योंकि उनकी जीत में हमारी जीत है। डॉक्टर रेड्डी, आखिरी सवाल, क्योंकि आपने इसका जिक्र किया था हर्ड इम्यूनिटी का, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक वो आंकड़ा कि जितने कितने प्रतिशत लोग वैक्सीनेट हो जाएं और इम्यून हो जाएं, उसके बाद ये संक्रमण फैलना बंद हो जाएगा, वो मैजिक फिगर क्या है? कुछ लोग कहते हैं 60%, कुछ कहते हैं 70%, कुछ कहते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय लोगों को ये वैक्सीन जब लग जाएगा तब ये संक्रमण फैलना बंद हो जाएगा? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी की बात निकली थी पहला नेचुरल इन्फेक्शन के आधार पर कि कितने लोग अगर इनको इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया, तो फिर हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगा। वो एक भ्रम था जी, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि नेचुरल इन्फेक्शन में किस हद तक इम्यूनिटी बनेगा और कब तक रहेगा ये कहना भी मुश्किल है। मगर उस समय ये अंदाजा लगाया गया था कि 60 से 80% तक ये संख्या हो सकती है। मगर अभी हमें जो पता चल रहा है, अगर आप लें, ब्रिटेन में तकरीबन 60% तक कम से कम एक वैक्सीन की डोज तो लगी है।
और अभी जो मैंने ब्राजील का जिक्र किया, वहां पे 60% लोगों को जब सालाना में वैक्सीन लग चुकी है, वहां पे मृत्यु की संख्या 95%, 95% कम हो गई, और इन्फेक्शन का संख्या 68% कम हो गई, 86%, 86% तक कम हो गए थे। तो ये काफी महत्वपूर्ण विषय है कि अगर आप 60% का लाइन क्रॉस कर लें वैक्सीनेशन का, जी, इन्फेक्शन का नहीं, जी, तो ये संभावना है कि हमें सफलता मिलेगी एक तरीके से हर्ड इम्यूनिटी की। 60% डॉक्टर रेड्डी दोनों डोज, एक डोज नहीं जी, दोनों डोज, करेक्ट जी। मगर एक बात है, हर्ड इम्यूनिटी उसी हद तक सीमित है जब जिनको इम्यूनिटी अभी तक पहुंचा नहीं उसी हर्ड में रहे, उसी समुदाय उसी इलाके में रहे, उसी एरिया में रहे जी। उधर से दूसरे शहर चले जाएं जहां पे केवल 30% को वैक्सीनेशन मिली हो या इन्फेक्शन हुई हो, या और कोई देश में चले गए जहां पे केवल 5% लोगों को वैक्सीनेशन मिली हो और जहां पे वायरस का प्रकोप अभी है, तो तब ये लोग खुद को जो स्वयं इम्यूनिटी प्राप्त नहीं हुआ, तो उनको अभी भी खतरा है। तो हर्ड इम्यूनिटी एक तरीके से एक समुदाय का चिन्ह है, हर व्यक्ति का इम्यूनिटी का चिन्ह नहीं है ये। समझ गया डॉक्टर रेड्डी। इसको अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो हर्ड इम्यूनिटी आप कह रहे हैं कि यदि 60-70% लोगों को पूरा वैक्सीन, 60% आपने बोला, 60% भारतीयों को जिस समय पूरा दोनों डोज लग जाएंगे तब हम हर्ड इम्यूनिटी पर पहुंचेंगे। लेकिन इसमें दो आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बोली। एक कि हर्ड इम्यूनिटी उस सीमा तक ही लागू होती है कि आपके आसपास के लोगों में भी 60% लोगों को वो लगी हो वैक्सीन। अगर आपको नहीं लगी है तो तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। तो जो जिसको टीका नहीं लगा है वो उधार की इम्यूनिटी पर जी रहा है एक तरीके से, और आप तब तक सुरक्षित हैं जब तक आपके आसपास आपको उधार देने वाले हैं। जिस समय आप उस इलाके से किसी और इलाके में चले जाते हैं जहां पर उधार देने वाले कम हो जाते हैं, यानी कि टीका लगाए हुए लोग 60% से कम हो जाते हैं, आप फिर रिस्क पर आ जाएंगे। यही आप मेरे ख्याल बताना चाह रहे थे। ये बिल्कुल। मैं दूसरा उदाहरण दूंगा जी। मंत्री जी चल रहे हैं, उनके पास 10 सिक्योरिटी गार्ड हैं तो सुरक्षित है। मंत्री जी और कहीं चले गए, शायद मंत्री नहीं रहे, उनके पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, उनको कोई रक्षा नहीं है। बिल्कुल। तो इसी वजह से जैसे कि उदाहरण डॉक्टर रेड्डी ने दिया कि ऐसे केस में मंत्री को स्वयं भी अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, और ऐसे ही डॉक्टर रेड्डी कह रहे हैं कि हालांकि 60% पे हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, परिस्थिति स्टेबल हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको टीका लगवाना हम फिर भी बोलेंगे कि जरूर है, और जितनी जल्दी हो सके अगर आपके आसपास टीका उपलब्ध है तो लगवाएं। ये हम बार बार दी ललन टॉप चैनल पे आपसे कहते रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी, इस बहुत ही बढ़िया चर्चा के लिए और अपना समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे फिर वार्ता करेंगे, हम आपको फिर परेशान करेंगे, और मैं ये आशा करता हूं कि अगली बार जब हम बात करें तो परिस्थितियां और बेहतर हो चुकी हों, टीकाकरण का स्तर और बेहतर हो चुका हो, और तब हम कुछ और सकारात्मक मुद्दों पर अपनी चर्चा केंद्रित कर सके। आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर मैं आपको बोल दूं कि हम आपको बार बार परेशान करेंगे और आपको शो पर जरूर बुलाएंगे। धन्यवाद। ये तो पहली मुलाकात हुई, बूस्टर डोज के लिए इंतजार करूंगा मैं। बिल्कुल, ये पहला टीका, एक और टीका फिर आएगा। धन्यवाद डॉक्टर रेड्डी।